हेलो फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं वीडियो का अगला पार्ट। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से रशिया में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो फॉर्म हुए हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर भी और कुछ पॉलिटिकल बेसिस पर। पॉलिटिकल बेसिस पर बात करें तो हमने देखा था कि कैसे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स में जो है डिविजन्स हो गया था, दो बन गए थे। इसके अलावा अगर आइडियोलॉजिकल देखें तो हमने कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स इनके बारे में भी समझा था। इसमें हमने आगे देखा कि किस तरीके से फरवरी में रेवोल्यूशन होता है, उसे फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, और कैसे वर्ल्ड वॉर 1 ने उस रेवोल्यूशन को इफेक्ट किया था। इसके बाद हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो था अप्रैल थीसिस जो लेनिन ने दी थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिमांड्स करी हैं। वहां तक हमने उसमें देख लिया था। अभी इसमें इस चैप्टर में बाकी है कि जो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो सिचुएशन होती है और उसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद सिविल वॉर का जो सिचुएशन बन जाती है उसको भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब अप्रैल थीसिस आ गई थी लेनिन की, तो उन्होंने कुछ उसमें डिमांड्स करी थी। हमने पिछले वीडियो में बताया था इसको कि जो है वर्ल्ड वॉर 1 से जो है रशिया को विड्रॉ करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए, एक्सेट्रा। तो इस तरीके की कुछ डिमांड्स उसमें हुई थी। ये डिमांड्स जो है बेशक ये सिर्फ लेनिन की थी, लेकिन अभी बाकी सारे लोग अभी इसको मानने को रेडी नहीं हुए थे। ये अप्रैल की बात है क्योंकि उन्होंने अप्रैल में दिया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जुलाई में जब इनकी मीटिंग होती है 3rd to 7th जो जुलाई है सेम ईयर में, तो फिर वो कुछ लोग जो बाकी के लोग हैं वो भी उस बात को मान लेते हैं। यानी कि अब सारे लोग लेनिन के साथ खड़े हुए हैं और लेनिन की बात को मान लिया है। तो वहां पर एक स्लोगन दिया गया था, ऑल पावर टू द सोवियत। हम ये देख चुके हैं, सोवियत फॉर्म हो गया था, तो सोवियत को ये सपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर स्लोगन दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी जब जार चले जाते हैं उसके बाद, और उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है, जो कि सोवियत उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बोल्शेविक्स जो है प्रोटेस्ट करा रहे हैं, बोल्शेविक्स प्रोटेस्ट करा रहे हैं और सोवियत उनकी प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहां पर माहौल बन रहा है। इवन जो गवर्नमेंट है इसमें भी दो पार्ट्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं, एक है प्रो गवर्नमेंट वाले लोग और एक है एंटी गवर्नमेंट वाले लोग। प्रो गवर्नमेंट वाले लोग वो हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और एंटी गवर्नमेंट वाले वो लोग हैं जो कि बोल्शेविक्स के थोड़ा सा क्लोज हैं, जिनको लगता है कि बोल्शेविक्स की भी जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा ठीक हैं। इसमें इसी ड्यूरेशन में न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, दैट इज अलेक्जेंडर केरेंस्की, और मेनी फ्रॉम सोवियत सपोर्टेड नाउ बोल्शेविक्स। अब सपोर्ट जो है सोवियट्स का भी बोल्शेविक्स की तरफ आ जाता है। ये दोनों अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इन अगस्त एंड सितंबर यहां पर कुछ खास हो गया। यहां पर ये है कॉर्नेलोवस जो है अफेयर होता है, ये मिलिट्री जनरल हैं और इन्होंने प्लान किया था मिलिट्री कूप वहां पे, कि मिलिट्री वहां पर किसी तरीके से उस पूरे विंटर पैलेस पर और पूरी जो सत्ता है उस पर कब्जा कर ले। तो इन्होंने प्लान किया, एक कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश जो है नाकाम हो जाती है, अनसक्सेसफुल रहा वो। इसके अलावा इनका पता भी नहीं चला कि किसने ये एक्चुअली प्लान किया था। अनसक्सेसफुली हो गया और ये पता भी नहीं चला, इनके बारे में पता भी नहीं चला, ये बाद में पता चला था। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो लेनिन बहुत डर जाते हैं इससे कि कहीं दोबारा से जो मोनार्कियल सिस्टम जिस तरीके से चल रहा था ऐसे ही अब मिलिट्री सिस्टम ना यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो वो सपोर्ट कर देते हैं अगेन, वो जो है सोवियत को सपोर्ट करते हैं, सोवियत उनको सपोर्ट करती है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। यानी कि बोल्शेविक्स एंड सोवियत गॉट यूनाइटेड एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। बोल्शेविक्स के साथ एक चीज और थी कि कुछ आर्मी के लोग भी थे, जो रेड गार्ड्स थे, जो आर्मी के लोग थे, कुछ तो मिलिट्री के लोग आई शुड से, तो मिलिट्री भी उनको कुछ सपोर्ट कर रही थी। तो उनको जो है यहाँ पर रेड आर्मी जो है करके हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उनको मतलब संबोधित कर रहे हैं कि रेड आर्मी थी, और उसको जो लीड कर रहे थे वो लियोन ट्रॉट्स्की कर रहे थे। सोवियत भी जब फॉर्म हुआ था तो उसमें जो है मिलिट्री के लोग थे,
तो ये पूरा एक आर्मी का भी ग्रुप है, एक मिलिट्री के लोग भी हैं जो कि बोल्शेविक्स के साथ हैं। यहाँ पे बोल्शेविक्स अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अब मिलिट्री को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं लियोन ट्रॉट्स्की के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इसके आगे देखते हैं किस तरीके से रेवोल्यूशन होता है अक्टूबर का। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है 24 अक्टूबर को गवर्नमेंट जो न्यूज़पेपर चलाया करते थे बोल्शेविक्स, वो न्यूज़पेपर्स को जो है शट डाउन कर दिया जाता है और गार्ड्स भेज दिए जाते हैं जो पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये गवर्नमेंट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो ये एक्शन ले रही है। इसके अगेंस्ट में जो नेक्स्ट डे ही 25 अक्टूबर को एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी स्टैब्लिश होती है, ये लेनिन करते हैं और ये पूरा जो है कंट्रोल ले लेते हैं पेट्रोग्रेड का। पेट्रोग्रेड सेंट पीटर्सबर्ग जो है पेट्रोग्रेड के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है। तो उस पर पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और जो मिनिस्टर्स थे वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, कुछ सरेंडर कर देते हैं और लेनिन टेक ओवर नाउ द चार्ज ऑफ रशिया। लेनिन ने पूरा चार्ज ले लिया। इसके अलावा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है और अब यहां पर जो है जो कैपिटल है रशिया की वो मॉस्को बनती है। मॉस्को आज भी उनकी कैपिटल है। तो ये यहीं पर बन रही है अक्टूबर रेवोल्यूशन में। अब ये हम बात कर चुके हैं कि ये जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, वैसे ये जो है नवंबर में हुआ था, 13 डेज के बाद। नाउ ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है इसमें कहीं भी ब्लड शेड नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ। जैसे ब्लडी संडे में हमने देखा था कि वो हो गया था, काफी सारे लोग 100 लोग मारे गए थे, तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए इस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन और क्यों इसको ऐसा बोला जाता है। न्यू गवर्नमेंट फॉर्म, और जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं लेनिन, उसका नाम था काउंसिल ऑफ पीपल कमिसर्स, जिसको रशियन लैंग्वेज में सोवनारकोम भी कहा गया। सोवनारकोम ये रशियन लैंग्वेज में कहा गया, जो अब गवर्नमेंट फॉर्म हुई है लेनिन की। तो यहां पर आकर हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है, पूरा हो गया। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो चली गई, अब बोल्शेविक्स ने आकर अपनी जो है सत्ता संभाल ली है। अब आगे इसमें और एक और पार्ट बचता है, वो है सिविल वॉर का। देखते हैं सिविल वॉर में क्या हुआ। तो सिविल वॉर को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर 3 कैटेगरीज देख रहे हैं हम, रेड, ग्रीन्स और व्हाइट्स। ये लोगों की आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों का वहां डिवीजन हुआ है। जैसे कि बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा एम्पायर रहा है रशियन एम्पायर, हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो रेड जो बोला गया है यहां पर वो बोल्शेविक्स के लिए बोला गया है। बोल्शेविक्स रेड, जैसे यहां पर हमने देखा था कि रेड आर्मी थी, तो बोल्शेविक्स की ही रेड आर्मी थी। और जो ग्रीन्स हैं ये सोशलिस्ट लोग हैं, ये कुछ अभी गवर्नमेंट में थे, मेंशेविक्स की तरफ थे। और यहां पर रेड और ग्रीन्स में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट में है, यानी कि ये जो गवर्नमेंट बन रही है ग्रीन्स उसको अपोज कर रहे हैं। तीसरे इसमें आते हैं व्हाइट्स। व्हाइट्स ये प्रोजारिस्ट हैं। प्रोजारिस्ट यानी कि वो लोग जिनको जार का सिस्टम बहुत अच्छा लगता था और ये चाहते थे कि दोबारा से वही जार का सिस्टम जो है आ जाए, वापस वही सिस्टम स्टैब्लिश कर दें। तो ये वो कुछ इस सोच के लोग थे। तो जो लोग हैं वो इन 3 सोच में डिवाइड हो रहे हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई वो क्या करती है। तो जो बोल्शेविक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है वो कुछ डिसीजंस ले रही है, वो देखते हैं क्या डिसीजंस है। बोल्शेविक गवर्नमेंट पासेस डिग्रीज, कुछ डिग्रीज पास करती, 2 डिग्री उन्होंने पास की थी। वन इज डिग्री ऑफ पीस और अनदर थी डिग्री ऑफ लैंड। ये क्या थी, जैसा कि हमने बात की थी कि बोल्शेविक्स ये चाहते हैं कि कैसे भी वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ किया जाए। तो ये डिग्री ऑफ पीस एक्चुअल में जर्मनी वगैरह के साथ इनका इंटरेक्शन है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ किया जाए। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करने के लिए उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ठीक है। और ये जो डिग्री ऑफ लैंड है, यहां पर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिनाई किया गया है और लैंड रिफॉर्म्स के लिए यहां पर जो है आगे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो जो रिफॉर्म्स की बात लेनिन कर रहे थे वो एक्चुअल में उन्होंने यहां पर आके स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है आगे।
इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन बोल्शेविक्स जो है इलेक्शंस हार जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। हिटलर के भी वहां पर जर्मनी में जब इलेक्शंस हुए थे तो हिटलर भी पहली बार उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो इनको मेजोरिटी नहीं मिलती है। तो जब बोल्शेविक्स को मेजोरिटी नहीं मिलती है यानी कि इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट अब लूज हो रहा है। जब बोल्शेविक्स को मेजोरिटी नहीं मिली तो लेनिन ने क्या किया, उन्होंने डिसमिस कर दिया उस असेंबली को जिसने कि इलेक्शन कराया था, यानी कि इलेक्शन से इलीगल हो गए। यानी कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं ये अब ग्रिप अपनी बना रहे हैं। इन 1918 रशिया बिकम द फर्स्ट पार्टी वन पार्टी स्टेट। जैसे आजकल चाइना में एक सिंगल पार्टी का ही मेजर रूल रहता है, ऐसे रशिया भी वहां पर सिंगल पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करेगी। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रशिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करेगी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और क्या किया उन्होंने, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल, कोई भी विद्रोह नहीं होगा। वैसे जो ट्रेड यूनियंस वगैरह थी वो इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनको पूरा जो कंट्रोल था वो इनके हाथ में आ गया, इन्हीं के हाथ में था पूरा। सीक्रेट पुलिस पनिश्ड हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अच्छा, इससे पहले हम सीक्रेट पुलिस का बता दें कि चेका वॉज स्टैब्लिश इन दिसंबर 1970। चेका नाम से एक्चुअली में यही सीक्रेट पुलिस है। जैसे पहले भी हमने बात की थी कि सीक्रेट पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उसको आग लगा दी गई थी, तो ये सीक्रेट पुलिस अब बोल्शेविक्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये सीक्रेट पुलिस जो भी जो है पनिश कर रहे थे वो सभी लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो चेका वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1970। नाउ विड्रॉज ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉबैक्स ऑफ द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी देखते हैं, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं बोल्शेविक्स, तो यहां पर थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई। जैसा हमने देखा कि जो आर्मी है वो कुछ इनके साथ है। अब जब देखा कि ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो आर्मी में सोल्जर्स थे इनको लगा कि ये क्योंकि पीजेंट्स फैमिली से आते हैं, फार्मर फैमिली से आते हैं, तो ये वहां पर अपने घरों की तरफ वापस चलना शुरू कर दिया कि इनको वहां पर लैंड मिल जाएगी, तो ये लोग उधर शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से ये थोड़ा सा यहां पर आर्मी की तरफ से और जो है बोल्शेविक्स थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं बोल्शेविक्स से, ये देखते हैं आगे। तो यहां पर देखते हैं ग्रीन्स और व्हाइट ने क्या किया। ग्रीन्स और व्हाइट बाय 1918 एंड 19 दे इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द एम्पायर। जब ये सारे स्टेप्स नहीं हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सारे लोग बोल्शेविक्स की ही तरफ हों, कुछ लोग हैं जो उनके अगेंस्ट भी होंगे। तो ये उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, उकसा रहे थे, और इन्होंने मैक्सिमम लोगों का वहां पर जो है अब समर्थन एक तरीके से इनके पास आ गया था, ग्रीन्स और व्हाइट्स के पास। और समर्थन सिर्फ इतना ही नहीं आया था, इनको बैकअप मिल रहा था और दूसरे कंट्रीज से भी, लाइक फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन इनको सपोर्ट कर रहे थे बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है कि ये कंट्रीज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में देखें ध्यान से तो ये जो है कैपिटलिस्ट कंट्री हुआ करते थे, और जो ये रशिया है ये अब कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री बन रहा है। तो ये लोग डर गए थे कि अगर ये बन गया तो कहीं ऐसा ना हो सोशलिज्म जो है उनके वहां पर भी स्प्रेड होना शुरू हो जाए, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ था कि वहां जो बाकी जो नियर बाय स्टेट्स थे वो थ्रेट में आ गए थे कि वो जो रेवोल्यूशन है वो और जगह स्प्रेड ना हो। तो इसलिए यहां पर बैकअप मिल रहा है, ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं इनके फेवर में। दे फॉट अगेंस्ट रेड्स, ग्रीन और व्हाइट जो है रेड्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, और इनके पास भी इनका मिलिट्री है, मिलिशिया है और सोल्जर्स भी है। तो यहां पर अब जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। बोल्शेविक्स थोड़ा सा वीक हो गए हैं और ये वॉर कर रहे हैं। अब ये जब क्लैशेस होते हैं तो किलिंग हो रहे हैं, बहुत सारी लूटिंग हो रही है, डेकॉइटीज हो रही है, और उसी टाइम पर फेमाइन भी आ रहा है, यानी कि अब जो है सिचुएशन खराब हो रही है। यही इसीलिए इसको बोला गया सिविल वॉर, जबकि वहीं के लोग, उस जगह पर रहने वाले लोग अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब वॉर डिक्लेयर कर देते हैं उसी को हम सिविल वॉर करते हैं। तो यहीं पर ये दो ग्रुप बन गए हैं और ये आपस में ही इनमें फाइट चल रही है। व्हाइट सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब देखा हमने यहां पर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिनाई कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं,
व्हाइट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंस है इनके अंदर, एंड टुक हार्श स्टेप्स अगेंस्ट हु हैड सीज्ड देयर लैंड। एज पर जो बॉल्शेविक्स थे, इनकी जो पॉलिसीज आ रही थी, इनके जो डिसीजन थे, उसके अकॉर्डिंग वो लैंड जो है, बड़ी बड़ी लैंड जो लोगों के पास थी, बड़े फार्मर्स के पास, नोबल्स के पास, उसको सीज किया जाना था और वो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी। तो जो भी इसको सीज करने जाता था, ये उसके ऊपर अटैक करते थे। अब अटैक जो है अब किलिंग में जो है कन्वर्ट हो रहा था। तो ये इसकी वजह से जो इनके जो हेट्रेड वाले जो है रिलेशंस हो जाते हैं आपस में, मतलब बहुत हेट्रेड हो गया लोगों के बीच में। अब जब ये चीज आने लगी तो यहां पर अब चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। ये इस तरीके से चेंज होंगी कि यहां पर जब व्हाइट्स अटैक कर देंगे, व्हाइट्स और ये ग्रीन्स जो है अटैक कर रहे हैं फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि फार्मर्स को बोला गया कि आपको लैंड मिलेगी बोल्शेविक्स ने, और वो लैंड के लिए जब सीज करने जा रहे हैं तो ये उन पर अटैक कर रहे हैं। तो जो मेजर पॉपुलेशन है फार्मर्स की, वो दोबारा से डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स बोल्शेविक्स, यानी कि वो वापस इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं और बोल्शेविक्स दोबारा से पावर गेन कर लेते हैं। ये एक इस तरीके से जो है मूवमेंट आगे चल रहा है। इसी सीक्वेंस में 20 to 30 लाख कैजुअलिटीज भी होती हैं जब इनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, तो 20 से 30 लाख लोग जो है उनकी कैजुअलिटी हो जाती है। आगे देखते हैं क्या हुआ। इसी सीक्वेंस में आगे हम देखते हैं 1922 में यूएसएसआर फॉर्म कर पाते हैं लेनिन, कुछ लोगों की सपोर्ट से, जो नॉन रशियंस हैं और जो लोग हैं मुस्लिम्स हैं और भी जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, उनकी सपोर्ट से यहां पर यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक फॉर्म होता है। ये कब फॉर्म हुआ था? 1922 में यूएसएसआर, जिसको हमने अभी सुना होगा। अब तो खैर ये भी स्प्लिट हो गया है कोल्ड वॉर के बाद, लेकिन रशिया के बाद जो सबसे बड़ा ये एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ था, तो ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1922 में स्टैब्लिश हुआ था। इन्होंने स्टैब्लिश होने के बाद, ये जब स्टैब्लिश हो गया उसके बाद कुछ और डिसीजन लिए गए, ये भी जो है लिए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज और बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, ये हम बात कर रहे थे। अब ये कम्युनिज्म लाने के लिए आगे जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है इस पर प्राइवेट कंट्रोल नहीं रहेगा, ये सारी की सारी गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल रखेगी। बैंक्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी, यानी कि वो सारी नेशनलाइज्ड हो जाएंगी। नेशन जो है उसका राइट हो जाएगा, उसकी ओनरशिप होगी, इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, नेशन की ओनरशिप होगी। कलेक्टिव फार्म सिस्टम स्टार्टेड, जिसको बोला गया कोलखोज, ये रशियन लैंग्वेज में बोला जाता है। तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम, कुछ लोगों को जो है एक लैंड दे दिया गया, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल को उसका ओनर नहीं बनाया गया, एक लैंड जो है गवर्नमेंट ने ओन करी और उसको जो है कुछ लोगों को दे दिया गया उस पर फार्मिंग करने के लिए, और जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो उन लोगों में बांट दिया गया। तो ये वो सिस्टम था कलेक्टिव फार्मिंग वाला, जिसको हम कलेक्टिवाइजेशन में आगे और देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब आप देखेंगे कि 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में भी चलता है। इंडिया में 5 ईयर प्लान बाद में अप्लाई हुआ है, पहले यहां पर 5 ईयर प्लान आ चुका था रशिया में, और इंडिया ने एक्चुअल में वहीं से इंस्पायर होकर अपने यहां पर लगाया है। 5 ईयर प्लान के अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो गोल्स हैं, वो 5 ईयर्स के लिए डिसाइड किए जाते हैं और फिर उनका दोबारा से उनको रिफ्रेम किया जाता है, देखा जाता है कितने अचीव हुए, क्या हुआ, और फिर दोबारा से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से 5-5 साल के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो ये 5 ईयर प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया वहां पर। इसके बाद एक और पर्सन है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो है जोसेफ स्टालिन। ये अब आते हैं 1924 में। ये क्यों आए थे? लेनिन कहां गए? लेनिन की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये जो है पावर ले लेते हैं वहां पर। अब ये वहां पर जो है रूल कर रहे हैं। तो ये 1924 में जोसेफ स्टालिन आते हैं और ये कलेक्टिवाइजेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। इन्होंने स्टार्ट किया कराना। क्या किया और इनके टाइम पर क्या क्या हुआ? 1927-28 में ग्रेन्स की प्रॉब्लम आती है, फूडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, फेमाइन आ गया, और जो है कुछ यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलती आ रही हैं, और दूसरा क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई। तो इस वजह से फेमाइन जो आया था 1929 से 30 के ड्यूरेशन में आता है। इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में और भी कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पर भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी। तो इसमें 4 मिलियन पीपल वर डाइड, 4 मिलियन, अराउंड 40 lakhs ऑफ पीपल डाइड। अभी तो ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती है, ये स्टालिन के टाइम पर आती है।
and most of the people opposed collectivization and destroyed their livestock. अब यहां पर जो कलेक्टिवाइजेशन यहां पे अप्लाई किया गया था, यहां पर उसका अपोज हुआ। किसने किया, कैसे किया, ये देखते हैं। इसमें देखिए जो अपोज है वो वही करेगा जो इससे इफेक्टेड होगा, जिसको फायदा हो रहा है वो अपोज नहीं करेगा। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उसको तो कलेक्टिवाइजेशन से उनको लैंड में ओनरशिप मिल रही है, जो भी उनके शेयर में मिल रही है, तो उनको कुछ मिल रहा है तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन जो बिग फार्मर्स हैं इनकी लैंड इनसे छीनी जा रही है, तो इन्होंने बिग फार्मर्स ने मिलकर जो भी इनके पास वेपन्स वगैरह थे उसके साथ इन्होंने अपोज किया कलेक्टिवाइजेशन की जो पॉलिसी है उसका। और उस अपोज में इन्होंने क्या किया कि अपने ही लाइवस्टॉक्स यानी कि जो अपने जानवर थे, गाय भैंस वगैरह जो भी वो लोग वहां पे पालते थे, तो उसको जो है खुद ही मार दिया, खत्म कर दी, जिसकी वजह से और ज्यादा क्राइसिस हो जाती है, क्योंकि उनका डायरेक्टली इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर पर पड़ता है। बिकॉज स्टालिन वॉज अपोज्ड, 2 million people were imprisoned and tortured। क्योंकि ये कलेक्टिवाइजेशन को अपोज कर रहे हैं उसके अब अगेंस्ट में, यानी कि अब स्टालिन के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है या उनको अपोज किया जा रहा है, तो स्टालिन ने इनके अगेंस्ट में अब स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं, अरेस्टिंग हुई है, इंप्रिजन किया गया लोगों को और वहां पर उन्हें टॉर्चर भी किया गया। अब हम इसमें ये ऐसे समझ सकते हैं इसको कि बेशक मोनार्की से कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं रशिया में, मगर लोग इजीली उसे समझ नहीं पा रहे और उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये पूरा सिविल वॉर एक लॉन्ग टर्म तक जो है चलता है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जाकर चीजें सेटल्ड होना भी स्टार्ट हो गई हैं। पहले जितना रिवॉल्यूशन हुआ था, जितने जो है कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो यहाँ पे कम हो जाते हैं और आगे जाके चीजें और स्टेबल हो जाएंगी। बट जो है लोगों ने इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एक नया फिनोमेना है, लोग अभी उससे परिचित नहीं है। तो ये तो हो जाती है बात सिविल वॉर की। अब देखते हैं ये जो पूरा रशिया का रेवोल्यूशन हुआ है इसका वर्ल्ड पर और खुद रशिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यहां पर मोनार्की एंड हो जाती है। जो मोनार्की चली आ रही थी, वो जो रोमानो डायनेस्टी है उसका एंड हो जाता है, यानी कि सिंगल पर्सन का जो डिक्टेटरशिप जैसा जो रूल है वो जो है एंड हो गया। कम्युनिज्म फाउंड इट्स प्रैक्टिकल शेप। कार्ल मार्क्स ने इसको देखा कि ये एंड होना चाहिए, ये है कम्युनिज्म की थ्योरी देते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल शेप मिल पाती है रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन नहीं होता तो वो सिर्फ एक थ्योरी ही रह जाती, तो उसको जो है प्रैक्टिकल शेप मिल जाती है यहां पर। नो वन विल डाई विद पॉवर्टी। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए कम्युनिज्म में क्या है कि आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग चीज मिलेगी। आपको अगर 500 रुपए की नीड है तो आपको 500 रुपए मिलेंगे, चाहे आपने उसके लिए मेहनत की है, नहीं की, कितनी की है, आप कितने एबल हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये टेलिंग यू कि इसकी जो थ्योरी है वो कुछ इस तरीके से है। तो इसलिए उसमें जबकि सारी जो प्रॉपर्टी है, सारे जो रिसोर्सेज हैं, उस पर सभी का कॉमन राइट है, तो इसलिए कोई भी पॉवर्टी से नहीं मतलब मरता नहीं है और इससे इफेक्टेड नहीं होगा, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और जब इसमें इस तरीके से मिलता है सबको, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब इसी को अगर हम यहाँ पे देखें कि कुछ ये जो ग्रीन्स थे ये सोशलिज्म की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा इससे डिफर करते हैं। वो कहते हैं नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सबका इक्वल राइट है और जो भी प्रॉपर्टी है उस पर जो है जो भी अर्निंग हो रही है वो सबकी बराबर हो रही है, सबको बराबर उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए। ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कम्युनिज्म के? ड्रॉबैक्स ये है कि जब प्राइवेटली ओन नहीं होगी प्रॉपर्टी तो फिर एक कंपटीशन नहीं होगा, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से आगे निकलने की जो इच्छा है वो दब जाएगी, क्योंकि उसको फायदा उतना ही होना है। तो इसलिए जो है प्रोग्रेस, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसके जितने फायदे हुए हैं उतने कुछ उसमें से एक दो नुकसान भी है। देखते हैं और क्या हुआ इसमें। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। लगभग सभी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है बिकॉज
of the inspiration and the influence of Russian Revolution. इवन इंडिया के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश होती है, उसी ड्यूरेशन में कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर भी स्टैब्लिश होती है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो वो यहां पर भी स्टैब्लिश हो रही है। और इंडिया ने सोशलिज्म का जो एज सच तो आइडिया वहां से नहीं अडॉप्ट किया है रशिया से, लेकिन फिर भी उसका काफी सारा पार्ट यहां पर इंडिया में जो है अडॉप्ट किया गया है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो हमने रशिया से ही उसकी इंस्पिरेशन ली है। तो इसी सीक्वेंस में कुछ कंट्रीज हैं, लाइक चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम है, ये पूरी तरीके से ये कम्युनिस्ट कंट्री बन गए और बाकी लोगों ने उसकी इंस्पिरेशन ली है और जो है कुछ में सिर्फ जो है कम्युनिस्ट पार्टी ही स्टैब्लिश हो पाई है। आगे देखते हैं इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने आपको बताई दिए, दैट नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता है इसमें क्योंकि सबके पास बराबर दिया हुआ है और प्रॉफिट सबको बराबर ही होना है, तो इसकी वजह से ग्रोथ थोड़ा कम होती है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके ये चैप्टर तो अब यहाँ पे एंड हो गया है और अब अगले वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।